अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन नवाज़ हूँ। मैं हूँ जहाँ आरा। अब हम लाए हैं आपके लिए लेट्स टॉक विद विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियोज से। हर सैटरडे को ये शो आपके लिए प्रेजेंट करते हैं मैं और जहाँ आरा, और इस शो पर ख़ास बात यह है कि आप लोग शरीक होते हैं अपने सवालात के साथ। कमेंट कीजिएगा और अपना सवाल बता दीजिएगा। जहाँ आरा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और मैं भी स्टूडेंट हूँ इस फील्ड का, तो हम मिलजुल कर आपके इन मसाइल को डिस्कस करते हैं यहाँ, और कोई ना कोई सलूशन, कोई वे आउट हम आपको रिकमेंड करते हैं। इस शो पर आपकी शिरकत आपके व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू भी हो सकती है। 0300-741-3639 वो नंबर है जिस पर आप हमें मैसेज करेंगे, तो आप में से कुछ लोगों को हम कॉल पर लेंगे और आप हमारे साथ कॉल पर शरीक होकर बराह रास्त भी बात कर सकते हैं। विलिंग वेज के इस शो पर आप, जो कि दरअसल आपका शो है, हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं जिन मौज़ूआत का ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से बहुत ही गहरा है, जिनका नाता हमारे साथ रोज़ाना का है। और ये सब कुछ है वो आपकी खिदमत में हम जब पेश करते हैं तो इसके पीछे मकदूर भर तैयारी भी होती है। क्यों जहारा? जी बिल्कुल मोहसिन साहब, ऐसे ही है। बल्कि हम अक्सर वीक में जब भी कोई ऑब्ज़र्व करते हैं नई चीज़, कोई ऐसी अपडेट आती है, कोई नॉलेजेबल होती है, या कोई ऐसे केस स्टडी हम देखते हैं, तो हमें फ़ौरन से ये ज़हन में आता है कि अच्छा हम शो में डिस्कस करेंगे, और जो हमारे व्यूवर्स हैं हम उनके साथ इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। जैसे हर शो में ही हम किसी न किसी टॉपिक पे बात करते हैं ना। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतने इन्हमाक से इस शो को देखते पसंद करते हैं। मेरे पास तकरीबन रोज़ाना कहीं ना कहीं से कोई कॉल या फिर कोई फैमिली विज़िट करते हैं, और वो फिर ये बताते हैं पहचान करके आपका और जहाँ आरा का शो भी हम देखते हैं। हमारे पास पिछले दिनों दो ऐसी फैमिलीज़, जिनमें से एक लाहौर के बाहर से और एक पाकिस्तान के बाहर से थे, बड़ी उन्होंने तारीफ़ की जहाँ आरा आपकी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। और आपकी भी मतलब इस शो की भी। और इस शो पर चूंकि हम बात जब कर रहे होते हैं तो एक सवाल के अंदाज से बातचीत करते हुए, गपशप के अंदाज में भी, कई दफ़ा लाइटर नोट पर भी, जी। और मकसद ये होता है कि इन सब्जेक्ट्स को बोझल ना समझा जाए। बाज़-औक़ात लोग साइकोलॉजी काउंसलिंग वाले लोगों मौज़ूआत को और ऐसे अफराद को समझते हैं कि ये सकील गुफ्तगू करने वाले जी 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 जी, बल्कि नॉर्मली नहीं कंसिडर किया जाता मोहसिन साहब। देखिए ये तो अभी ट्रेंड चेंज हो गया ना जी, काफ़ी हद तक। यानी अब लोग जो हैं वो बड़ी ही खुश दिली के साथ अपॉइंटमेंट बुक्स करते हैं। बल्कि मजीद इसमें माइंड चेंज तो एक और खातून ने भी किया है, वो तो आपको पता ही है, जिनका नाम हम नहीं ले रहे। जी 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 जी, जो अपने नाम के साथ उन्होंने तो स्टैंप लगा दी ना कि ये जो आप लोग सोचते हैं असल में ये आप लोग सही सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस तरह तो फिर हर फील्ड में ही चैलेंजेस हमें नजर आते हैं। जैसे वकालत में अगर आप देखें तो सभी प्रैक्टिस जो है वो उस तरह एथिकली नहीं कर रहे होते। लेकिन खबरों में देखें कि जब ये मौज़ूआत वायरल होते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए कि उस बारे में फिर एक मयार वाज़े होने लगता है ना। यानी लोगों को पता चलने लगता है कि जब कोई मौज़ूए गुफ्तगू चीज़ बनती है तो फिर जो तैयारी करके बात करने वाले लोग हैं वो उस बारे में अपना नुक्ता नज़र दे रहे होते हैं, और उससे लोगों के अंदर बड़ी अवेयरनेस पैदा होती है। मैं इस बारे में बड़ी क्लैरिटी के साथ हूँ कि माजी की निस्बत, 20 साल पहले की निस्बत, आज लोगों का मेंटल हेल्थ के बारे में जो अवेयरनेस का दर्जा है वो बहुत अच्छा है। आज लोग इस बारे में बात करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो आज से पहले कभी अपने बारे में बात नहीं करते थे कि मेरा मसला है, तो अब लोग इसमें कोई शेम महसूस नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये भी अपनी स्किल्स को पॉलिश करने का एक इल्म है और इसकी ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है। जी 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 बिल्कुल। और देखिए, अगर बहुत से ऐसे ज़हनी अमराज हैं जिसमें मेडिसिन भी बड़ी ज़रूरी होती हैं ना, बल्कि प्राइमरी नीड पे मेडिसिन होती हैं, तो ये भी एक बड़ा चेंज आया है। दैट्स वेरी पॉजिटिव चेंज कि लोग अब इतना बहस मुबाहिसे में नहीं पड़ते दवाइयों को लेके। जैसे पहले दौर में अगर आपको याद होगा तो जैसे हार्ट पेशेंट्स जो थे वो बड़े अवॉइड करते थे अपनी दवाइयों को, जो कि उनके लिए बड़ी ज़रूरी थी और रूटीन थी उनके लिए। कितना तेज़ी से तब्दील हुआ ये माहौल कि दिल की बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर, देखते ही देखते लोग शुगर के इंसुलिन लगाने वालों की तादाद बढ़ गई है। यानी राइट मेडिकेशन का इस्तेमाल लोगों में बढ़ा है। उससे पहले रिसेंट तो सॉरी टू कट यू, बल्कि रिसेंट तो इंसुलिन लगाने वाले जो हैं उन्होंने वजन की कमी के लिए ही इंसुलिन को लगाना शुरू कर दिया। और ये जो वेट सोल्यूशन के तौर पे इस तरह के जो ब्रांड्स हैं जो काफ़ी इन हैं खबरों में, जिसमें वो कोई वीकली एक इंजेक्शन लगाते हैं और जिसका असल मकसद तो डायबिटीज़ को मैनेज करना है, पर चूंकि उसके एक इफ़ेक्ट के तौर पे ये भी देखने में आया था कि भूख कम लगना शुरू हो गई,
वेट कम होना शुरू हो गया, यानी उसके अंदर जो क्रेविंग्स पैदा करने वाले केमिकल्स हैं कुछ ना कुछ उनको भी उसने डील किया। तो लोगों ने गैर ज़रूरी तौर पे नॉन डायबिटिक्स ने भी फिर उन इंजेक्शंस का बल्कि डॉक्टर से लिखवाते हैं। एक साहब ने तो मुझे ये भी बताया कि मेरी चूंकि बहन फार्मासिस्ट हैं तो मुझे लिखवाने की भी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा अभी जैसे आपने कहा ना कि क्रेविंग्स के ज़रा मामलात में जी, तो इसमें ये है कि दोनों के अंदर ही ऑब्वियसली 2 हार्मोन्स हैं। तो एक जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, मैं नाम नहीं ले रही, GLP-1 का उसमें जो इस्तेमाल है, तो बेसिकली तो वो मैसेंजर पे काम कर रहा है, यानी जो हमारे मैदे से मैसेज जाता है ना ब्रेन को कि वांट्स मोर, तो वो वांट्स मोर का मैसेज नहीं जाता बल्कि वो फुलनेस का मैसेज जाता है। तो जिससे स्प्रेस होती है, आपकी हंगर स्प्रेस होती है। तो जब आप खाएं पिएंगे नहीं तो ऑब्वियसली वो वेट के अंदर तो उसकी में एक रिमार्केबल चेंज आएगा। खाने का ताल्लुक ही तो है वज़न से। अगर आप देखें तो जो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज, जिम, दौड़ भाग, वॉक, ये सब कुछ करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये सब कुछ तो कर लिया तो अब फिर बंदा खाए भी ना। जी जी जी। इसीलिए उनका वजन कम नहीं होता, या अगर होता भी है तो वक्ती तौर पे होता है। लेकिन असल जो खाने का रास्ता है जिसे जिस पर गार्ड बिठाने की ज़रूरत है वो हमारे मुंह का रास्ता है। मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया, मेरा चूँकि फिज़िकल चैलेंज है तो मुझे वॉक का मौका नहीं मिलता, या और ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज, चलने फिरने वालों की बात कर रहा हूँ। वैसे मैं फिजिकल एक्टिविटी अपने तौर पे अपने काम काज की ज़रूर करता रहता हूँ ताकि जिस्म मुतहरिक रहता है, तो अपने सारे काम मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुमकिन तौर पे वो खुद करूँ। लेकिन इसके बावजूद मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि डाइटरी हैबिट्स के अंदर अगर आपको अच्छी ग्रिप है तो आप बहुत अच्छे से अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। और इसका एक फार्मूला जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देखा कि अगर बदपरहेज़ी हो भी जाए तो उसको कट कैसे करना है, आपने अपने अगले खाने में से कैलोरीज को मैनेज करना है। अच्छा, कई दफ़ा मैंने एडवांस में कुछ यानी इस तरह का चेंज किया होता है कि जिसके साथ मैं थोड़ा बहुत बदपरहेज़ी के लिए आम या जापानी फल के लिए क्वालिफाई करता हूँ। अच्छा। या कभी कोई और ऐसी चीज, माइंडफुल ईटिंग कहते हैं ना, दिस इज माइंडफुल ईटिंग। ये जो माइंडफुल ईटिंग की आपने बात की है, एक्चुअली यही चीज है। माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल टॉकिंग, माइंडफुल रीडिंग, ये जो माइंडफुल जहां जहां भी आएगा और इंग पर लफ्ज जो खत्म होगा आगे यानी आपकी एक्टिविटी का, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो हम अगर ओवरऑल अपनी लाइफ में देखें कि माइंडफुलनेस की अहमियत कितनी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक माइंडफुलनेस का मतलब ही ये है ना कि आप जो भी कर रहे हैं वो एक जिम्मेदारी से सोच समझ के कर रहे हैं, देखभाल के कर रहे हैं। और आप ये जो कर रहे हैं इसमें आप ये भी सोच रहे हैं कि इसके करने का नतीजा क्या निकलने वाला है। जब आप इसके नतीजे पर नज़र रखेंगे तो आपको पता होगा कि फिर क्या स्टेप्स लेने का क्या नतीजा निकल सकता है। तो एडवांस में सोच के रखना। जी। अच्छा, इसी तरह से बहुत दफ़ा लोग आराम के हवाले से सोने के लिए अपना मूड या जहन जो बनाते हैं वो एन उस टाइम पे बनाना शुरू करते हैं जब उन्हें सो जाना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और नींद ना आए तो फ़ोन उठा के फिर दोबारा कि नींद तो आ नहीं रही, चलें यही चेक कर लेते हैं कि फिर लाइक्स कितने आए। तो ये सिलसिला चलता रहता है। हमारे जो सोचने के नज़रियात हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल है हमारी ज़िंदगी से। और ये जो हमारे सोचने के नज़रियात हैं इनके साथ हमारी ज़िंदगी इबारत है, यानी इन्हीं सोचने के नज़रियात ने ही हमारी प्रैक्टिसेस बनना होता है और इन्हीं प्रैक्टिसेस ने आगे चल के हमें नताइज देना होते हैं। जी। सोचने के नज़रिए को कॉग्निशन कहते हैं। तो ये जो हमारी कॉग्निशंस हैं, सोचने के नज़रियात हैं, इन्हीं से हमारी ज़िंदगी इबारत है। CBT भी इन्हीं को एड्रेस करती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसका काफ़ी ज़्यादा तस्करा आप सब लोगों ने भी सुन रखा है। जी जी जी। ये एक सॉल्यूशन प्रोग्राम है, बल्कि फर्स्ट लाइन एक हेल्प है किसी भी ऐसे फ़र्द के लिए जिसको कोई कॉग्निटिव प्रॉब्लम है। तो उसके लिए CBT को बाज़-औक़ात दवाओं से ज़्यादा मौसर पाया गया है। जी। तो CBT के फ़वाइद को हासिल करने से पहले ये जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि कौन कौन से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं जिनका हम सब लोगों को अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है। तो उसमें से एक जो बहुत ही ज़्यादा देखने में आता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, वो भला क्या है? वो है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, या जिसे कहते हैं ऑल और नन। ऑल और नन। अच्छा, ये है कि या तो
सब कुछ ही हमारे साथ अच्छा है, सारे लोग अच्छे हैं, सारे लोग बहुत हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, दुनिया बहुत अच्छी है, जिंदगी बहुत, या इसके बिल्कुल बरक्स के सारे लोग ही बुरे हैं, ये दुनिया ही बुरी है, ये सब कुछ ही खराब होता है। तो ये जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं, ब्लैक एंड वाइट या ऑल और नन, ये है वो डिस्टॉर्शन जिससे लोग बहुत ज्यादा सफर करते हैं। यानी कि हम बोथ एक्सट्रीम्स पे ही सोचते हैं, दोनों तरफ। यानी अगर या तो है तो बहुत सेहतमंद है, अगर सेहतमंद नहीं है और कोई चैलेंज आपको आ गया है, कोई वायरल फ्लू, फीवर, तो एक्सट्रीम पे आपको लगेगा कि बस अब हमारे दुनिया से जाने का टाइम आ गया। फिर माइंड रीडिंग भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। माइंड रीडिंग क्या है कि हमारा ये सोचना कि फलां हमारे बारे में ये सोच रहा है या ये सोचता है, ये लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि वो खुद ही ये सोच रहे होते हैं कि फलां हमारे बारे में ये सोचता है। तो ये जो दूसरों की सोच के बारे में गुमान कर लेना है, इससे वो एक स्टोरी बनाते हैं और उस स्टोरी के नतीजा में वो किसी के बारे में भी कोई नज़रिया कायम कर लेते हैं। तो माइंड रीडिंग, जो कि एक अच्छा साउंड करने वाला वैसे दो अल्फाज का मुरक्कब है, लेकिन ये माइंड रीडिंग जब आप खुद से ही सोचना शुरू कर दें कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बगैर जाने बगैर बात किए आप खुद ही अपनी एक स्टोरी बना लें, अज्यूम कर रहे होते हैं, अजम्पशन स्पीक पे होती हैं और एक से दूसरा जो अजम्पशन है वो कड़ियां जुड़ रही होती हैं आपको। जी। इसी तरह से एक डिस्टॉर्शन, जो तीसरा डिस्टॉर्शन डिस्कस होता है, वो है इमोशनल रीजनिंग। यानी वो क्या है कि मैं जो फील कर रहा हूँ ऐसी ही दुनिया है। अगर मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा तो इसका मतलब मैं बीमार हूँ। बिल्कुल। अगर मुझे अच्छा कुछ ठीक नहीं लग रहा तो इसका मतलब है वो चीज, वो सिचुएशन, वो सब कुछ वैसा ही है। तो अपनी फीलिंग को एक ऐसी रीजन दे देना कि जैसे वो एक रियलिटी ही बन जाए या लगने लगे। यानी आपके जो इमोशंस हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे रियलिटी को ही। एग्जैक्टली। फिर चौथा जो एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन डिस्कस होता है वो है पर्सनलाइजेशन। यानी कोई मजाक कर रहा है तो ये मेरे बारे में ही मजाक हुआ है। कोई किसी ने आपस में दो लोग बात कर रहे हैं तो ये मेरे बारे में ही जरूर कोई बात कर रहे हैं। तो चीजों को अपने साथ मंसूब कर लेना, पर्सनलाइज कर लेना। बिल्कुल। बल्कि सीबीटी में तो वो ये कहते हैं कि आप इसको, जो पर्सनलाइजेशन है ना, इसमें जो बिलीविंग है, यानी जो बिलीव है वो इतना फर्म होता है कि यूजुअली आपका पार्टनर, जो स्पाउस है या कोवर्कर, कोलीग्स, वो जस्टिफाई ही करने में रहते हैं हर वक्त। लेकिन आप इतना स्ट्रॉन्ग फर्म बिलीफ के साथ होते हैं कि हर चीज़ को आप पर्सनलाइज कर रहे होते हैं। जी। और ये जो पर्सनलाइज करना है, अपने पार्टनर से लेके, अपने कुलीग से लेके, तमाम फेलोज, रिश्तेदार सारे ही आ जाते हैं फिर उसमें। तो ये बड़ा एक तकलीफदेह सूरत हाल पैदा कर देते हैं। जी। फिर ओवर जनरलाइजेशन है या मैक्सिमाइजेशन भी जिसे कहें, कि जिसमें आपके दिन का आगाज अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपने क्या सोचा कि सारा दिन ही अब खराब होगा। आपका कोई एक इवेंट जिंदगी का ठीक नहीं हुआ, किसी नौजवान ने, स्टूडेंट ने किसी एग्जाम में मतलूबा नताइज प्रोड्यूस नहीं किए तो उसे लगा कि फेलियर ही मेरा मुकद्दर है। जी। और इसमें देखिए कितना ज़्यादा यंगस्टर्स के अंदर भी कि बाज़ औक़ात तो बच्चे अपनी ज़िंदगी से मायूस होके हमें यूं भी खबरें आती हैं खबरों में कि कोई सुसाइडल आइडिएशन तक आ जाती है। कई दफ़ा अटेम्प्ट्स भी होती हैं। यानी कि एक सिंगल इवेंट से जंप करते हैं टू द ब्रॉडर कंक्लूजन। एग्जैक्टली। और वो जो ब्रॉडर कंक्लूजन तक जंप करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये जो एक हुआ है तो सब कुछ यही है। अच्छा, फिर इसमें जो एक और डिस्टॉर्शन है वो डिस्टॉर्शन है कैटेस्ट्रोफाइजिंग। कैटेस्ट्रोफाइजिंग क्या है कि किसी को अगर सर में दर्द है तो वो ये सोचता है कि ये तो कोई ट्यूमर ही होगा। छोटा सा कोई मसला हुआ है तो उसको बहुत बड़े एक्सट्रीम पर सोचना। वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब आपने उसके अंदर से जो चीज निकालनी है ना, वो वर्स्ट होगी मैक्सिमम पे, और सबसे बुरी चीज वो वही होने वाली। अच्छा, फिर एक जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है वो शुड स्टेटमेंट है जी। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये जो चाहिए वाले लोग हैं जी। ये जो शुड स्टेटमेंट देने वाले लोग हैं, ये भी डिस्टॉर्टेड कॉग्निशन के साथ हैं। क्योंकि ये भी तो यही सोच रहे होते हैं कि जो है वो ठीक नहीं है, बल्कि इसकी जगह ये होना चाहिए।
اچھا موسٹ آف دا ٹائم یہ سیلف کرٹیسائز میں بہت ہوتے ہیں محسن صاحب, یہ جو شوڈ والے لوگ ہیں نا, شوڈ اسٹیٹمنٹس, مسٹ اینڈ شوڈ, یہ بہت ہوتا ہے ان کی لائف میں. تو یہ سیلف کرٹیسائز بہت کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے, آپ اسے پرفیکشنسٹ اپروچ بھی کہہ سکتے ہیں نا, ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم اگر اس کنکلوژن پہ نہیں پہنچیں گے یا یہ چیز اچیو نہیں کریں گے تو بس پھر وی آر فیلئر. تو یہ سیلف کرٹیسزم میں بہت زیادہ رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. پھر ایک سلیکٹیو ایبسٹریکشن بھی ہے, یہ بھی ایک ڈسٹورشن ہے جس کے اندر آپ دنیا میں کتنا کچھ اچھا ہو رہا ہے پر آپ نے بیچ میں سے چننی کون سی چیز ہے جو نیگیٹو یا بری ہے. جی جی جی. یعنی یہ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں, یعنی آپ 100 طرح کی اچھی باتیں ہو رہی ہیں نا, تو ان کی نظر جا کے ٹکے گی اسی چیز پر جو اس میں سے خراب کوئی پہلو ہے. جی جی جی. تو انہوں نے روشن پہلو نہیں دیکھنا بلکہ خراب پہلو, جیسے آدھا گلاس خالی ہے والے لوگ بھی وہی لوگ ہیں. جی 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 بالکل بالکل بالکل. اور اسی طرح ایک اور بھی ہے ڈسٹورشن, لیبلنگ بھی, جی, جہاں پہ وین وی آر ناٹ ٹیکنگ دا رسپانسبلٹی, اور جو فرد ہے وہ ہر وقت اپنے سارے مسائل کا جو وجہ ہے وہ کسی نہ کسی اور کو سمجھ رہا ہوتا ہے موقع ملنے پہ. جیسے if somebody is waking up late, تو اب وہ لیٹ اٹھنے کو لیبل کر دے گا فوراً کسی دوسرے پہ. جی, اگر اس کا دن اچھا نہیں گزرا تو وہ پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ پھر لیبل کر کے کسی کو پھر سوئے گا. سونے سے پہلے وہ ضرور کسی کو لیبل کرے گا, کیونکہ وہ اپنے ایک مینٹل اسٹیٹ کو ریلیکسیشن دینے کے لیے ایک بہانہ تراش رہا ہے, کیونکہ تبھی وہ پیس آف مائنڈ پائے گا, کیونکہ اگر وہ اس کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرائے گا. جی 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 بالکل. پھر ایک جو ڈسٹورشن ہے وہ ہے ایکسٹرنلائزیشن آف سیلف ورتھ, یعنی اس کو ایکسٹرنلائز کر دینا, کسی اور کی طرف سے ویلیڈیشن کو کنڈیشن کر دینا. کہ مثلا میں اگر مجھے میرے بارے میں کسی کوئی اچھے اسٹیٹمنٹ اگر لوگ نہیں دے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں اچھا ہی نہیں ہوں. اگر میرے بارے میں کسی نے تعریف میری نہیں کی تو مجھے لگے گا کہ اچھا اس کا میں قابل تعریف نہیں ہوں. میری پوسٹ پر زیادہ لائک نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اچھی پوسٹ لگانے کی کوئی ورتھ ویلیو ہی نہیں رکھتا. تو دوسروں سے ایکسٹرنل جو سورسز ہیں اسے ری ایشورنس کو سمجھنا کہ دراصل وہ آئے گی تو تبھی میں ورتھ ویلیو رکھتا ہوں, اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. بالکل. پھر ایک جو کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے وہ پرفیکشنزم بھی ہے. پرفیکشنزم یہ کہ میرا یہ جو کام ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے, یعنی یا تو وہ 100 نمبر ہی ہوں سارے کا سارا اور وہ کمیوں سے بالکل پاک ہو, بالکل پرفیکٹ. تو پرفیکٹ تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ ہماری جو لائف ہے وہ پروگریسو ہے. اس میں پروگریشن کی اپروچ, پروگریس کی اپروچ جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے, اور اسی سوچ کے تحت ہم زندگی میں اچھے طریقے سے فلو سے آگے بڑھتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پرفیکٹ ہونا چاہیے تو یہ وہ ٹریپ ہے جس کی وجہ سے دنیا کے بے شمار لوگ اپنے پروجیکٹس کا آغاز نہ کر سکے. بہت سارے لوگ اپنی لکھنے کا کام, دنیا میں کنٹریبیوشنز کا کام, بہت کچھ نہ کر سکے یہ سوچتے ہوئے کہ یا تو یہ ہم بہت بہترین اور پرفیکٹ کریں گے, یا ابھی ہم اگر اس میں کوئی 80% بھی پرفارم کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں ابھی یہ نہیں کرنا چاہیے. جی جی جی. تو یہ وہ کوگنیٹو ڈسٹورشنز ہیں, اور ایک منیمائزیشن کا بھی. جی جیسے یہ بھی ہاں مطلب بہت کامن ہے, جس میں کہ ہم یا تو پھر بہت ہی زیادہ میگنیفیکیشنز, منیمائزیشنز کی طرف جاتے ہیں, یعنی ہر چیز کو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس ہمارے مطلب بہت ہی زیادہ ڈاؤن پلے کرتے ہیں ہم نیگیٹو فیلنگز کو. اور یہ ڈینائل جو ہے یہ اسی کی ایک شکل ہے. یعنی جب آپ منیمائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے بالکل اس سے انکار ہے ہی نہیں کچھ. ہاں مطلب آپ اپنے برے سے برے رویے کو ایک دم سے یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو دیٹس ناٹ بگ تھنگ, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ اپنے لیے بھی, سچویشنز کے لیے بھی, دوسروں کے لیے بھی. جیسے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس لوگ جب آتے ہیں اپنے مسائل لے کے تو بعض اوقات وہ ایک اتنا زیادہ اس کو منیمائز کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ اس میں ان کی سیٹسفیکشن اس لیے ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کو جیسا وہ ہے ویسا مان لیا تو بڑی ذمہ داری آئے گی, بے چینی بھی ہوگی. کیونکہ جو چیز جتنی ہوتی ہے اگر اس کو اتنا مان لیا جائے تو اس سے آپ کو پریشانی بھی تو ہوتی ہے. بالکل بالکل. اچھا, منیمائزیشن میں یہ بھی ہے محسن صاحب کہ جتنی بھی پازیٹیو اپروچ ہے نا آپ اس کو بالکل کنسیڈر نہیں کر رہے ہوتے, اور جو نیگیٹو اپروچ ہے آپ اس کو بہت زیادہ سے فرنٹ پہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں.
तो वैसे तो इस सारी जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं जो अभी हमने आपसे डिस्कस की, अगर आप अपने आप को, अपने सोचों को देखना शुरू करें तो आपको यकीनन लगेगा कि हम सारे इंसान कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, थोड़ा या बहुत, कम या ज़्यादा, इन सारे डिस्टॉर्शंस का सामना करते ही हैं जी। लेकिन असल में जो सही डायरेक्शन है वो ये है कि हम इनका जायज़ा लेते रहें। देखिए, हम बारिश होने को तो नहीं रोक सकते जी पर हम छतरी तो रख सकते हैं ना। जी जी जी। लिहाजा हमें क्या करना है कि हम अपने सोचों का और अपनी ख्वाहिशात का, अपने नज़रियात का अगर जायज़ा लेते रहें और रोज़ाना अगर जिन लोगों के यहाँ इन डिस्टॉर्शंस में से कुछ डिस्टॉर्शंस उन्हें लगता है कि पाई जाती हैं या ज़्यादा हैं, तो वो अगर ये करें कि अपने उन थॉट्स को लिखना शुरू करें, यानी 2 कॉलम्स बनाएं। एक कॉलम में जो थॉट आया है उसको लिख दें, उसको पहचान लें। अच्छा, फिर इन जो अभी हमने बातचीत की है इसकी रोशनी में पहचानें कि ये कौन सा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, ये किस ग्रुप में फॉल करता है। और दूसरे कॉलम में उसकी जगह जो पॉजिटिव थॉट है, जो होना चाहिए, वो आप लिखें। अच्छा, जो उसकी जगह बेहतर थॉट है, पॉजिटिव थॉट है, जो उसका सॉल्यूशन थॉट है जी। अच्छा, वो जो थॉट है वो अगर आपने लिखना है तो वो फौरन लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि उस वक्त तो उस खास स्टेट में आप हैं जिसमें वो कोई नेगेटिव थॉट आया, हम इतना ऑटोमेटिकली स्विच नहीं कर सकते क्योंकि ये जो ऑटोमेटिक थॉट्स हैं ये जो आ रहे होते हैं उस वक्त फौरी तौर पे हम इससे स्विच करके दूसरे थॉट पे जा नहीं सकते जी। तो हम जब ये थॉट जो हमें आया है इसको हम लिख लेंगे तो 2, 3, 4 घंटे गुजर जाएंगे। अब हमारी सिचुएशन बदली, मूड बदला, माहौल बदला, तो हमारे अंदर उस सोच को परखने की बेहतर एक नज़र है जी। चुनाचे वो जो दूसरा कॉलम है जिसमें आपने उस पहले नेगेटिव थॉट के अगेंस्ट कोई पॉजिटिव थॉट लिखना है तो कि वो कौन सा हो सकता था, वो आप 3-4 घंटे के बाद जब लिखेंगे तो आपको बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। बिल्कुल। सो अपने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को पहचानना, फिर उसके पैरेलल दूसरी जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको एक्सप्लोर करना और इस प्रैक्टिस को रोज़ाना की बुनियाद पे करना, ये हमारे सोचने के नज़रियात को बहुत अच्छा डेवलप कर सकता है। बिल्कुल। और रियलिटी टेस्टिंग मोहसिन साहब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। जब आप एविडेंस बेस बात करेंगे ना, आप अपनी सोचों को दोबारा से रिविजिट करेंगे, जी। आप आइडेंटिफाई करेंगे, आप रियलिटी टेस्टिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ या रियलिटी पे है। जी। फैक्ट्स क्या हैं, एक्चुअली क्या मेरी जो सोचें हैं ये एविडेंस बेस हैं या मेरी अजम्पशंस हैं। यानी ये जितनी भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं ये सब के सब वो हैं जो कि रियलिटी से ज़रा हटके होती है, लेकिन आपका ब्रेन आपको मजबूर कर रहा होता है कि हकीकत यही है जो पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। बल्कि इसके अंदर एक और भी डिस्टॉर्शन है जिसको हम मेंटल फिल्टर भी कहते हैं। यानी इस डिस्टॉर्शन में ये होता है कि जो ब्रेन है ना आपका वो ऑटोमेटिकली ही फिल्टर करके चीज़ें दिखाता है। यानी असल में जो एविडेंस बेस्ड चीज़ें होती हैं या जो रियलिटी होती है वो उसको नहीं दिखाता, लेकिन जो आप देखना चाह रहे होते हैं क्योंकि आपके पाथवेज डेवलप हो चुके हुए होते हैं वो, तो वो देखना चाहते हैं तो वही पिक्चर आपके सामने आती है। अच्छा, ये जो मेंटल फिल्टर है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने किसी खास कलर का चश्मा पहन ले। आपने अगर रेड कलर का चश्मा पहन लिया तो सारी दुनिया आपको रेड कलर में नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअली तो ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली। और उसके बाद ये है कि जब आपको कोई दिखाना भी चाहेगा कि दुनिया एक्चुअली कलरफुल है तो आपका ब्रेन आपको बार बार से वही मैसेज देगा कि नहीं ये रेड है। अब यहाँ पे जो है वो रियलिटी टेस्टिंग रोल प्ले करती है। तो 2-3 चीज़ें हैं जिसमें रियलिटी टेस्टिंग है। उसके बाद आप जिस तरह आप अपनी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं ना कि आपने अपनी कॉग्निशन को रीस्ट्रक्चर करना है। रीस्ट्रक्चरिंग तब पॉसिबल होती है जब आपको आइडेंटिफिकेशन करने में कोई दुश्वारी नहीं होती है। तो जैसे अभी मोहसिन साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि पेन पेपर के ऊपर यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट कि मैं ओवर जर्नलाइजिंग क्यों करता हूँ, मिनिमाइज कैसे हो जाता है मेरा, मैं शुड स्टेटमेंट्स की जैसे हमने बात की, हमने इमोशनल रीजनिंग की बात की, लेबलिंग की बात की। अब ये वो सब की सब चीज़ें हैं जिनको आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और इसका बेहतरीन हल ये है कि पूरा दिन गुजारने के बाद रात को आप उस पूरे दिन के इवेंट्स को देखें
آپ دیکھیں کہ کہاں پہ آپ کو لگا کہ میں نے آج کے پورے دن پہ لیبلنگ بہت زیادہ کی، یعنی میں نے ذمہ داری نہیں لی. تو جو یہ ہم کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کی بات کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ ہیلپ فل ٹول اس کے اندر ہے وہ مائنڈ فلنس ہے، جو ہم نے شو کے شروع میں بات کی. آپ جتنا مائنڈ فل ہوں گے اتنی ہی ریسٹرکچرنگ آپ کی ایزی ہو جائے گی. آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. میں محسن نواز، میرے ساتھ جہاں آرا، اور آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. آئیے گا، اپنے کامنٹس کے ذریعے بات کیجیے گا، خیال پہنچائیے گا، اور ہم اس خیال کے اوپر اپنا خیال ظاہر کریں گے. لیتے ہیں ایک بریک، واپس آئیں گے تو آپ سے مزید بات چیت. لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز لاہور ولنگ ویز کے اسٹوڈیو سے نشر ہونے والا وہ شو دراصل جس میں آپ کی شرکت سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس میں وہ موضوعات شامل ہوتے ہیں جس میں آپ کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے. آپ کے کامنٹس، آپ کے میسیجز کی روشنی میں یہ پروگرام سجتا سنورتا ہے، اور آپ سب لوگ اپنا جو فیڈ بیک دیتے ہیں وہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے. اس کے لیے بہت شکریہ. اور خاص طور پہ ایک اور بات پر میں جہارا یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت دفعہ اس شو کے بعد جو کامنٹس آتے ہیں جن کو کئی دفعہ ہم نے ایڈریس نہیں کیا ہوتا، شو پر بات نہیں ہو پاتی بوجہ، تو ان سب کا بہت شکریہ جو اپنے ان کامنٹس کے جواب میں اگر ہم فوری طور پہ ان کو شامل نہیں بھی کر پاتے، گو کہ ہم بعد میں ان کی روشنی میں گفتگو کو بہت دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں، ریڈ بھی کرتے ہیں. تو آپ نے اس کو کبھی بھی محسوس نہیں کرنا کہ آپ کا کوئی کامنٹ ان اٹینڈڈ رہ گیا یا مینشن نہیں ہو سکا، لیکن دراصل آپ کا ہر کامنٹ ہمارے لیے بڑا خاص ہے. اس وقت ہم کال پر بات کریں گے، اور کال پر ہم شامل کر رہے ہیں جن شخصیت کو، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعدیہ وائیں صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، معروف ایجوکیشنسٹ ہیں، مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہیں، اور اگر میں ان کے تعارف پر بات کروں تو انہوں نے مختلف شعبہ ہے زندگی میں اتنا نمایاں اور ممتاز کام کیا ہے کہ ان کا نام کئی حوالوں سے بہت بڑا حوالہ بنتے ہیں. سعدیہ وائیں صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو پر. آپ خیریت سے ہیں؟ جی کرم ہے اللہ پاک کا، اور بہت شکریہ اتنی خوبصورت بات کرنے کا. میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے سن کر. آپ کتنے لوگوں کی زندگی میں مسکراہٹیں بکھیرنے کا ذریعہ ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر آپ کی ہر پوسٹ میں آپ بہت زیادہ پازیٹیوٹی کی علمبردار ہیں. لوگوں کے اندر پازیٹیو تھنکنگ کو ڈیولپ کرنا آپ کا بڑا ایک بہت مشغلہ ہے، اور آپ لوگوں کو بڑی کامیابی سے پازیٹیو تھنکنگ کی طرف مائل کرتی ہیں. میرے خیال کے مطابق یہ بہت بڑا کرم ہے میری ذات پر میرے اللہ پاک کا، کیونکہ مجھے ہمیشہ سے نا اچھی بات کرنے کا بہت شوق تھا بچپن سے، اور مجھے لگتا ہے کہ پازیٹیوٹی ایک ایسی چیز ہے جس سے باقی تمام ہماری زندگی کے جتنے بھی کام ہیں وہ منسلک ہیں. ایک پازیٹیو انسان ہر وہ کام کر سکتا ہے جو کسی کو لگے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا، لائک اٹ سیمز لائک ٹو بی امپاسبل، لیکن پازیٹیو انسان اور مثبت رائے اور بندہ جو کہتا ہے نا میں کر سکتا ہوں، وہ اللہ پاک کی مہربانی ہوتی ہے، ہم بالکل کر سکتے ہیں. کیا بات ہے، زبردست. تو اس وقت جب آپ کو بہت سارے لوگ دیکھ اور سن رہے ہیں، مطلب ہمارا شو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سن رہے ہیں تو ویسے وہ آپ کو دیکھتے بھی رہتے ہیں. سعدیہ وائیں کے نام سے جو آپ کا کام ہے وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر موجود ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ لوگوں کے لیے آپ کی اس گفتگو کا کیا موضوع اور کیا میسج؟ آئی بلیو کہ جو بھی مجھے سن رہے ہیں بہت شکریہ کہ آپ کے توسط سے ایسا ہوا. میری خواہش اور میری دعا یہ ہوتی ہے کہ ہر سننے والے کی جو آنکھیں ہیں نا وہ کھلی رہیں اور کان سننے کے لیے تیار رہیں. کہ جب کھلی آنکھوں سے ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں اور ہمارے کانوں سے نکل کر جب وہ ہمارے دل پر جاتی ہے تو ایک پازیٹیو چیز کا بڑا زبردست اثر چھوڑتی ہے. اور ایک انسان جو سمجھتا ہے کہ وہ تھک گیا ہے یا حالات کی وجہ سے ذرا ادھر ادھر مارا پھر رہا ہے، تو مجھے یہ یقین ہے موقع ہوتا ہے کہ وہ بالکل کہے گا یار کوئی گال ہی نہیں، میں سب کچھ کر لوں گا. اللہ پاک کا رحم ہونا چاہیے بس، اور ہماری پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. یہی میری خواہش ہے، یہی میرا میسج ہے. واہ، زبردست. تو زندگی میں کبھی سعدیہ وائیں مشکل حالات اور سٹریس، پریشانی، اس طرح کی چیزیں تو ہم سب کے ساتھ ساتھ ہیں، اور کبھی کوئی ایشو، کوئی سوشل کوئی پرابلم یا کوئی ہیلتھ ایشو، کوئی اور ایسی چیزیں، تو ایسا تو ہوتا ہوگا. تو جب ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں آپ کیسے اپنے آپ کو مینیج کرتی ہیں؟
बहुत खूबसूरत सवाल है, क्योंकि ये तो नामुमकिन है कि जिंदगी जो है वो फूलों की सेज है और कांटों के बगैर तो फूल भी नहीं होते। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि जिंदगी एक स्ट्रेट लाइन पे चलती रहेगी और कोई दुख, कोई परेशानी, कुछ किसी भी किस्म का कोई इशू, हेल्थ का, फाइनेंसिस का, क्राइसिस का, लोगों के बिछड़ जाने का, दुनिया से चले जाने का, ये चलता रहेगा। और मैं तो आप यकीन करें, मुझे तो समझ ही नहीं आती ये सवाल जो आपने किया, मुझसे बहुत ज्यादा लोग करते हैं कि आप हंसती क्यों रहती है, स्माइल क्यों रहती है। तो मैं यही कहती रहती हूँ कि मेरे ख्याल के मुताबिक एक तो मुझे शदीद इश्क है अल्लाह पाक से। ओह माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब अल्लाह पाक से इश्क हो गया तो उसकी मखलूक से हो गया। जब मखलूक से मोहब्बत हो गई तो दिल के बीच में कोई भार नहीं आता। एनी टेंशन, एनीथिंग अल्लाह पाक दूर रखे हर दुख से, मुझे भी और सबको भी। तो उसमें ये होता है कि जिंदगी में अगर कोई ऐसा इशू आता है तो अल्लाह पाक का मुझ पर बहुत बड़ा करम होता है। तब भी ना मेरे चेहरे से स्माइल जाती है, अल्लाह पाक हमेशा कायम रखे। और उसके बीच में ये होता है कि मुझे इतना ज्यादा अल्लाह पाक की जात पर 100% तो छोटा लफ्ज है, ऐसा भरोसा और ऐसा तवक्कुल है कि मुझे लगता है यार इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अभी आई है मुश्किल, चली जाएगी, जो भी हो जाए ना, मेरा ये कायम रहता है। और इसमें मेरी कोई है ही नहीं, आप यकीन कीजिए मेरी कोई हैसियत नहीं है। ये कोई अल्लाह पाक का करम है, किसी बुजुर्ग की दुआ है, ये आप जैसे प्यारों का साथ है। मैं कुछ नहीं हूँ। आपके जुमलों पे मैं गौर कर रहा था, तो आपने कहा कि मुझे जो अल्लाह पाक से इश्क है, ओहो माशाल्लाह, ये जो जबरदस्त एक कनेक्शन है, मतलब उन्होंने फील भी किया। और आपको पता है कि जब अभी आपसे बात होने वाली थी तो जहां आरा ने खुद से गेस किया कि जब आपका नाम में यानी ये इस पे मोबाइल पे बजा तो वो कहने लगी कि मुझे मेरी भी ख्वाहिश थी कि सादिया वाई साहबा ज़रूर इस शो पर शामिल हों। आप देखें कि आपके बारे में फिर अल्लाह जब अपने साथ किसी को कनेक्ट करता है तो अपनी मखलूक के दिलों में उसके लिए इज़्ज़त और प्यार भी पैदा कर देता है बहुत ज़्यादा। ये फरमाइए कि लोग कई दफ़ा सादिया वाई तनकीद भी करते हैं, लोग अपने जज्बाती, नफ्सियाती, जहनी मसाइल के साथ भी होते हैं, लोग डिस्टॉर्शंस के साथ भी, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की हम बात कर रहे थे, तो मुख्तलिफ लोग अपने अपने वर्जन के साथ होते हैं। ऐसे लोगों का सामना आपको भी करना पड़ता होगा सोसाइटी में। तो जब ऐसा कोई पर्सन आपको मिलता है जो कि अच्छी थॉट्स के साथ नहीं होता या वो नेगेटिविटी की तरफ ही माइल होता है, लोगों के बारे में नेगेटिव बात करना, या कभी कोई हो सकता है कि आपको भी नेगेटिव फीडबैक किसी की तरफ से मिला हो, तो ये जो नेगेटिव बात करने वाले लोग होते हैं, फिर इनको आप कैसे डील करती हैं? देखिए, ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, मेरे नजदीक इन पर तो सिवाय रहम के और किया जा नहीं कुछ सकता। क्योंकि टॉक्सिसिटी जो है ना, टॉक्सिसिटी जिसे कहते हैं, इस तरह का दिमाग के बीच में या नार्सिज्म का होना हमारे मुल्क में तो इतना है कि कदम कदम पर आपको नजर आएंगे। वो तो कभी नहीं जाएंगे, और मुझे तो खैर बहुत ही ज्यादा मिलते हैं उनका अलग। फिर मैं ये बात कहूंगी तो आप कहेंगे लो जी, ये फिर ये एक ही जुमला। मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिल में जो मेरे सामने बैठे होते हैं, मेरे क्लाइंट्स भी हैं क्योंकि मैं डील करती हूँ उन लोगों से, तो व्हाट आई कम टू नो कि उनका कई दफा ना दिल चाह रहा होता है कि कोई जहर का प्याला मुझको पिला दें, किसी तरीके से हमें कभी नजर ना आए, इसको हम किसी जगह पर मदू ना करें, वैसे आई डोंट केयर। और ये ना बस सादिया वाइन का जो नाम है ना, वो सब हस्ती से मिट जाए। और आप यकीन करेंगे, आपका तो नाम ही इतना प्यारा है मोहसिन, कि मुझे नजर आ रहा होता है कि व्हाट दे आर फीलिंग और व्हाट दे आर थिंकिंग, क्या सोच रहे हैं, किस तरह का दिमाग में जुमला उनके चल रहा है। और मेरे चेहरे पर ना मजीद मुस्कुराहट आती है कि लो जी, सामने बैठा हुआ और मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अब उसको मैनेज कैसे किया जाएगा? किसी भी तरीके से वो मैनेज नहीं होंगे। आपका ख्याल है कि एक मुलाकात या 2 मुलाकातों से या सेशन से उनकी जो तरबियत है बचपन से लेकर अब तक की, वो खत्म हो जाएगी? या जो उन्होंने जिंदगी से सीखा कड़वाहट, वो मिठास में बदल जाएगी? तो मेरा जवाब होगा, बिल्कुल नहीं बदलेगी। आपके सामने शायद वो अपनी जबान को रोक ले और कुछ ना बोलें, जो दिल में गालियां निकाल रहे हैं उसके ऊपर भी वो अपना पूरा, जिसे कहते हैं ना, मुकदमा कर लेंगे, कैदी बना लेंगे, लेकिन वो बदलेंगे नहीं। तो मेरा एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते, मेरा ये फर्ज होता है कि किसी तरीके से ना उनके जो दिल में है वो मुझे पूछ लें, मुझे क्वेश्चन कर लें, मेरे बाद में क्वेश्चन ना करें दूसरों से। इफ दे हैव एनीथिंग अगेंस्ट मी, कोई बात उनको तंग कर रही है या मैं उनको जहर का गोला लग रही हूँ, तो कोई बात नहीं, मुझे कहें, मुझसे सवाल करें, मैं जवाब दूंगी उनको। कोई और मेरी जगह पे जवाब नहीं दे सकता उनको। सो आई मुझे लगता है कि अल्लाह पाक की तब भी बड़ी मेहरबानियां होती हैं, वो मुझे फर्क ही नहीं डालते कि कोई गल नहीं, जो कह रहे हैं कहने दो, अपना काम जारी रखो। ये जो रहम की बात, कोई चलाओ, ये जो रहम की बात आपने की कि उन पर रहम किया जा सकता है, मेरे नज़दीक उस रहम की जो कि अल्लाह रहीम ने
हम सबको शऊर दिया, इदराक दिया, सीखने का ज़ौक़ शौक़ दिया, और फिर सीखने के हुनर दूसरों को बताने की करेज और सलाहियत भी अता कर दी। तो अगर हम वो सीखे हुए में से बांटना शुरू करें, बताना शुरू करें, और लोगों को अपनी सोचें, अपने नज़रियात को तब्दील करने पर काम करने की दावत दें और मदद दें, तो गुज़रते वक्त के साथ देर हो सकती है, पर इंसान और दीवार में फ़र्क है, इंसान और लोहे में फ़र्क है। तो इंसान जो है वो फ्लेक्सिबल भी है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कहीं छुप गई होती है। तो अगर आप किसी की नेगेटिव थॉट्स का जहर का प्याला वो लिए फिरता है, तो वो आपको तभी मुतासिर करेगा अगर आप उस जहर के प्याले को एक्सेप्ट कर लेंगे, चख लेंगे। बेशक। तो वो अच्छा, देखिए, जी 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 हुक्म। तो वो तो उसका है। अब उसके जवाब में उस चीज़ के बारे में आप ने नज़रिया क्या पेश करना है और उसके नज़रियात को तब्दील कैसे करना है, ये फिर आपकी महारत का चैलेंज है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, हर चीज जो है क्योंकि अल्लाह पाक पर ही है मुनहसर, वही मालिक, वही खालिक, वही वली, वही सब कुछ है, वही राज़िक हैं, वही अकल देते हैं, वही हमको सिखाते हैं उठना बैठना खाना पीना बोलना। अगर मैं ये अल्फाज बोल रही हूँ तो ये मेरे अल्फाज है ही नहीं, आपके माशाल्लाह इतने चुनीदा किस्म के सवाल हैं कि उनका जवाब अल्लाह पाक ही मेरे दिमाग में डाल रहे हैं, तो मैं आपके साथ गुफ्तगू में शामिल हूँ। अब जब उसने जहर का प्याला मुझे दिया और मेरी ही मेज पे बैठा हुआ, सामने बैठा हुआ है, काउंसलिंग हो रही है और प्याला रख दिया उसने कि यही पियो तुम, क्योंकि मेरे पास तो जहर ही है तुम्हें देने के लिए। तो एज अ ह्यूमन बीइंग, अल्लाह पाक का ब्लेस्ड पर्सन, मेरी ख्वाहिशों में ये होगा कि मैं उसका वो जहर का प्याला बिल्कुल लूंगी, बिल्कुल, और अपने पास रखूंगी। अब मेरे पास उस जहर को मारने का तरीका क्या होगा? मेरे पास तो शहद ही अल्लाह पाक ने मुझे दी हुई है, जो सिर्फ डायबिटिक्स जो है वो ज्यादा नहीं खाएंगे, लेकिन खाएंगे जरूर। उसमें मौत के अलावा हर किस्म की आपके लिए शिफा है। तो उसका जो जहर का प्याला है वो अल्लाह पाक के हुक्म से और उनकी मेहरबानी से, वो मेरी शहद जो मैंने रखा हुआ है प्याला, जब मैं उसमें वो डालूंगी 2 4 5 6 चमचियां अपनी मोहब्बत और शफकत से और रहम की नीयत से, क्योंकि रहीम तो सिर्फ अल्लाह पाक है, हमें तो उन्होंने सिर्फ बातें दी हुई है कि तुम ये कर लो वो कर लो, हर चीज उन्होंने हमको समझाई है, सिखाई है। तो फिर जब वो उसका जहर में मेरी प्यार की जाचनी, मोहब्बत की शहद, शफकत के लिहाज से जब वो उसमें हम मिक्स करेंगे बड़े अच्छे तरीके से, तो उसका बिल्कुल और रिजल्ट होगा। अच्छा, लेकिन इस पे लेकिन इसमें जहां आप बैठी एक बात सोच रही है जो मैं उनकी तर्जुमानी कर रहा हूँ, वो ये कह रही है कि अगर कोई किसी कप में पानी में चीनी ज़्यादा पड़ जाए और आप नमक डाल दें, तो हो सकता है कि चीनी की मिठास कम हो जाए और कुछ उसमें नमक का जायका आ जाए, लेकिन ओरिजिनली साइंटिफिक वे में जो चीनी जितने चम्मच उसमें है वो मौजूद है। तो इसका क्या करेंगे? यानी ये जो चीज़ है, जैसे टॉक्सिसिटी है, एक्चुअली हम क्या ऐसा नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि टॉक्सिसिटी जो है उसका कुछ करना पड़ेगा? अच्छा, दरअसल जैसे मैं जितना थोड़ा बहुत जानता हूँ उसके मुताबिक जो किसी की अपब्रिंगिंग में कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग हुई जिसमें नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से उसके कुछ ख़ास पैटर्न्स बने हुए हैं, रिफ्लेक्सेस बने हुए हैं। अब उसके ऊपर उनको तो आप अभी कुछ नहीं कर सकते, पर जब आप उसकी नई प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देंगे, आप उसके लिए खाना ही नया बना देंगे, रेसिपी ही नई तैयार कर देंगे और उसे कहेंगे कि ज़रा ये तो चखिए, आप लीजिए ना, ज़रा टेस्ट तो कीजिए। तो उसके टेस्ट करने से उसको, क्योंकि वो तो उस जायके का आदी ही नहीं है, उसने ज़िंदगी में कभी इस जायके को लिया ही नहीं। जी, अच्छा, देखिए आपने फिर वही वाली बात है कि आपके पास तो मुझे लगता है कि जखीरा है खूबसूरत अल्फाज का और प्यारे सवालात का। तो उसमें मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि आजकल का दौर है अवेयरनेस का, जिसमें कहा जाता है कि आप एक दूसरे को समझाएं, स्प्रेड अवेयरनेस, फलानी अवेयरनेस, ये अवेयरनेस, ओके डन, बिल्कुल समझाएं। लेकिन अगर आपने किसी की प्रोग्रामिंग करनी है तो इसका मतलब है कि आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कागज जो है वो उस पर लिखाई हो चुकी है। वो बड़ा खूबसूरत जुमला है ना, द पेन हैज बीन लिफ्टेड, लिखकर पेन को उठा दिया गया है और जो सफ़े हैं वो सूख गए हैं, पक्के हो गए हैं। तो उसको जब आप प्रोग्राम करेंगे तो पहले तो आप कागज नया लाएंगे, उसके साथ रखेंगे, आप उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप एक नेगेटिव पर्सन
को पॉजिटिव रास्ता दिखा रहे हैं, आप उसकी हर चीज को तोड़कर उसको ऐसा जायका दे रहे हैं जो उसने पहले कभी नहीं खाया। अगर एक शख्स ने पिज्जा नहीं खाया या पास्ता उसको नहीं पता तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा, जब उसको पसंद ही नहीं आना कि मुझे नहीं पसंद भाई, मैं तो नान चने खाने वाला हूँ। वहां पर आप उसकी क्या प्रोग्रामिंग करेंगे, दैट यू विल हैव टू फर्स्ट गिव हिम द अवेयरनेस कि भाई मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं इस काबिल नहीं कि तुम्हें सिखाऊं, लेकिन तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि हम जिंदगी को बेहतर कैसे कर सकते हैं, ताकि हमारा जो दिमाग है और हमारा जो बेचारा दिल आपने मार छोड़ा हुआ है और रूह जो बिल्कुल कांपती रहती है हर वक्त, वो एक नया रुख इख्तियार करेगी। और जब हम उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे अवेयरनेस और मोहब्बत और शफकत के साथ, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसका जायका चेंज ना हो। और चीनी जितनी भी डाल लें वो एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा और उसके बाद वो घुलना बंद कर देगी, पहाड़ लक्कड़ बन जाएगी, वो नहीं घुलेगी और नमक घुलता रहेगा, क्योंकि नमक हराम और नमक हलाल होने में बड़ा फर्क है। और नमक उतना ही डालेंगे नमक उतना ही डालेंगे जो हम हजम कर सकें। नमक ज्यादा डाला तो वो गया बंदा फुड़क जाएगा, जहर लगेगा उसको, हमको भी। लिहाजा व्हाट वी हैव टू डू, हमें एज अ इंसान होने के नाते क्या कर रहे हैं, वो है भलाई का रास्ता। उसको किसी ना किसी तरीके से, जैसे आपसे कहा, एक दफा नहीं होगा, ये बारहा उससे मुलाकात, अवेयरनेस, उससे बातें करना, उसको अच्छी चीजें दिखाना, कहानियां सुनाना, जिसकी वजह, और कहानियां भी सच्ची झूठी मूठी नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं, जिंदगी की कहानियां, उनको जब हम सुनाएंगे तो आप देखिए कैसा फर्क पड़ता है। वो बिल्कुल एक खूबसूरत सा नया इंसान बन के आ जाएगा अल्लाह पाक के हुक्म से। आपकी गुफ्तगू में इतनी खूबसूरती और इतना फ्लो है, आपके पास लफ्ज़ों की इतनी वुसअत है और आपके पास मंजर कशी का इतना खूबसूरत अंदाज है। जैसे अभी मैंने आपके सारे अल्फाज पे गौर किया, इसमें जायके भी हैं, जैसे मीठा और नमक और मुख्तलिफ जायके भी हैं, इसमें कलर्स भी हैं, और इसमें रूह की गहराई भी है, और इसमें शऊर की सच्चाई भी है। तो ये सब कुछ मिल मिला के अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को बहुत नवाज रखा होता है। तो आप उन नवाजे हुए लोगों में से हैं जो मखलूक खुदा के साथ कनेक्ट होकर उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में अपने सारे फॉरम्स को इस्तेमाल करती हैं। आप सलामत रहें, खैर से रहें, और आपकी इस शिरकत से बहुत अच्छा लगा। और एक खूबसूरत एक आपने जो प्रेजेंटेशन दी, छोटी सी चंद मिनट्स की, और इतनी खूबसूरत बहकती हुई गुफ्तगू से हमें नवाजा, उसके लिए बेहद ममनूनियत का इजहार आपके लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अक्सर में वो है ना कि किसी को जानने के लिए निगाह का होना बड़ा जरूरी है, तो आपके पास खुद मौजूद है तो आप अच्छे लोगों को जान लेते हैं। वैसे मेरी तो कोई हस्ती हैसियत नहीं, लेकिन इतने खूबसूरत अल्फाज का आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में रखें और आसानियां अता फरमाएं, और आसानियां बांटने का जो आपके हाथ में अल्लाह ने दे दिया है एक प्रोसीजर, वो हमेशा कायम रहे और खुश रहे हमेशा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। सादिया वाई साहबा से जब बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि आपके पास जो एक पॉजिटिविटी है, तो मेरी तवज्जो में भला कौन आया? मैं। हाँ, यही वो बात का फ्लो ऐसा था कि उसमें मैंने कहा कि नहीं, शी एक्चुअली स्पोक वेरी वेल, वेरी लॉजिकल। ख़ास तौर पे भी जैसे उन्होंने कहा ना, नमक की ज़्यादती अगर हो जाए तो नमक हराम और नमक हलाल की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। जी। तो वो एकदम से उन्होंने बहुत बड़ी बात बड़ी खूबसूरती से कह दी। बाकी ये है मोहसिन साहब के जो अभी इन्होंने लास्ट में फार्मूला बताया, तो थोड़ी देर पहले जो हम कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे थे, तो ये वही है ऑलमोस्ट, जिसमें माइंडफुलनेस के साथ। बस ये है कि बीइंग थेरेपिस्ट, शायद हमारी भी कोई ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हमें किसी को तब्दील करना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि इनिशियली तो सभी को ये लगता है, ख़ासतौर पे जो प्रॉब्लम में होते हैं, कि तब्दील हम नहीं होंगे। दूसरा, फिर जब उन्हें थोड़ा एहसास होता है कि शायद तब्दील हो सकते हैं, तो उनको ये भी लगता है कि तब्दील होके क्या करेंगे। तो फिर हमें उनको दूसरा एस्पेक्ट भी शो कराना पड़ता है कि तब्दील होने के बाद तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। एक्चुअली तो फियर ऑफ चेंज। मेरे एक दोस्त हैं जो तब्दील हो गया ना। अच्छा। अब पहले बहुत अच्छे थे। अच्छा। हाँ, मुझे पता है। क्या? वो जो आपके दोस्त तब्दील हुए अच्छा, ना? नहीं, वो जिनकी आप जिनका समझ रही हैं वो नहीं। अच्छा, वो नहीं। हाँ, वो जिनकी आपने वो तफसीलात का जिक्र किया था। हाँ, मैंने नहीं किया था, आपने किया था। मैंने तो आपकी मदद की थी। वो जिस तरह की आपने मदद की थी, वैसे तो उसके शवाहिद भी मौजूद है ना? बहुत दिलचस्प। लेकिन आप ये देखें कि उसमें से, चूंकि आप माहिर नफ्सियात हैं, तो आपको तो अच्छा लगता है दूसरों की नफ्सियात का जायजा लेना। तो आपने जिस तरह उनका उस एज में, जिस एज में वो हैं, नफ्सियाती जायजा लिया। हाँ,
उस पे उन्हें मेरी नफ्सियात पे भी शुबा होगा। आज मैं एक पोस्ट पढ़ी थी सोशल मीडिया पे, मुझे बड़ी पसंद भी आई, मैंने सोचा था मैं शेयर भी करूंगी कि एक साहब, अगर आप इजाजत हो तो मैं नाम लेना चाहती हैं? नहीं, नाम नहीं, नाम लिए बगैर, ये नाम है ही नहीं, एक पोस्ट थी बस। अच्छा, हाँ, जैसे जो अच्छे अशार होते हैं उनके शायर नामालूम होते हैं, हाँ। इसी तरह ये एक पोस्ट है जिसका लिखारी या जो राइटर है वो नामालूम है। अच्छा, वो जो अच्छे इशारों से भी मुझे याद आया कि ये भी मैं एक पोस्ट अभी नहीं, अशारों नहीं, देखें, शेर की जमा अशार और अशार की जमा अशारों तो नहीं। जैसे कल मुझे मेरी एक तहरीर पर ना किसी ने बहुत ज़बरदस्त कमेंट किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि आपने जिन अल्फाजों का इजहार के साथ ये लिखा है, अब वो उन्होंने इतनी ज़्यादा तारीफ की थी कि मैं ये गुजारिश नहीं कर सका, जरूरत नहीं की कि लफ्ज़ की जमा अल्फाज, तो जमा उल जमा नहीं हो सकता। अच्छा, अल्फाजों नहीं होता ना, ये मुझे आज पता चला। ऑडियंस से फौरी तौर पे माजरत करें लाइव, बिल्कुल। आई एम रियली वेरी सॉरी ऑडियंस, आजकल वैसे ही मैं माजरत बात कर रही हूँ तो मैं जरा यूज्ड टू हुई हूँ माजरत करने में, तो कोई बात नहीं, मैं ऑडियंस से भी कर लेती हूँ मोहसिन साहब। अच्छा, मैं वो जो आपकी अक्सर बातों के जो मानी है वो एक से ज्यादा होते हैं। हाँ, बस ये तो मेरी खूबसूरती है ना असल में, तो मेरी स्पेशलिटी तो आप कुछ कहने लगी थी। मैं ये कह रही थी कि वजह से पहले तो मैं पोस्ट बताऊंगी ना, उससे पहले जो आपने इशार की बात की, तो उस बारे में मैं ये कहूँ कि किसी ने लिखा हुआ था कि सोशल मीडिया के ऊपर ही कि इल्हाम इकबाल के बहुत से शेर बेवज़न हैं, ख़ास तौर पे जो उनकी वफ़ात के बाद तो इसी तरह आपने जैसे कहा कि बहुत से खूबसूरत शायर हैं जिनके शायर नामालूम है ना। अच्छा, अब बहुत सारी बातें ना बहुत सारे लोगों से मंसूब होती हैं। मतलब एक शेर सुनिए, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, वाह, मर्द नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। बिल्कुल, किसका शेर है? ये तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, पंडित भर्तृहरि का। सीरियसली? हाँ अच्छा जी। लेकिन ये तो मैं तो लहक लहक के बचपन में पढ़ती रही हूँ इल्हाम इकबाल की। बस आप फिर देखिए इल्हाम इकबाल अच्छा, मेरी उर्दू की टीचर जो हैं उन्होंने अभी रिसेंटली पीएचडी की है लिटरेचर में ना, उर्दू लिटरेचर में। तो फिर इसका मतलब है कि मैं उनको जो मुबारक दी है, साथ ही ये कहूँगी मैडम ये जो इल्हाम इकबाल आप लहक लहक के मुझसे पढ़वाती थी जी, ये तो आज करेक्शन हुई है मेरी। तो वो भी वही बात करेंगी। अच्छा, मेरे वाली वो कहेंगी कि उस वक्त आप इतना महव हो के इस फ्लो के साथ बात कर रही थी कि मैंने आपको करेक्ट करना मुनासिब, अल्फाज की जगह जब आपने अल्फाजों कहा तो मैंने उस पर रोका नहीं। अच्छा, ठीक। लेकिन एक और बात भी है, इंसान का दिल, उसकी रूह, वो इन सारे तलफ़ुज़ के मामलात से भी मावरा एक इतनी हसास चीज़ है कि लफ्ज़ ही है ना, तलफ़ुज़ ही है ना, खराब हो गया कोई बात नहीं, बिल्कुल, एहसास ना खराब हो। कैसी बात कही है? बहुत खूबसूरत बात कही है, इस बात जो कि मुझे आधी समझ आई है। वैसे देखें, किसी ने बहुत खूबसूरत एहसास के साथ बात की, पर बात कहने के जो अल्फाज थे वो उतने मौसर नहीं थे या उसमें कोई गलती थी, पर एहसास सच्चा था, एहसास खूबसूरत था। वो एक साहब थे तो वो कर रहे थे वजीफा, ठीक, तो बांट रहे थे वजीफा या कर रहे थे? अच्छा, तो वो करते हुए ना, वो अल्लाह का जो नाम है करीम, वो पढ़े जा रहे थे, या करी या करी या करी, मीम नहीं बोल रहे थे। तो दूसरे ने जो पास से जो शख्सियत गुजरे, उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि तुम कितनी बड़ी ये गलती कर रहे हो, तुम जो ये या करी या करी या करी कह रहे हो, तो इसमें तुम मीम तो बोल ही नहीं रहे, उसका नाम ही गलत, तो इसकी तो तुम्हें सजा होगी। तो ये कह के डांट टपट करके जब वो आगे चले गए तो उनको अपने रब की तरफ से ये मैसेज मिला कि तुम्हें पता है कि उसका ये कहना मेरे लिए कितना मुकद्दस और ख़ास था, और मेरे लिए कितना यानी उसकी वैल्यू थी कि मैं उसकी नीयत को देख रहा था, उसके जज्बा शौक को देख रहा था, और उसकी जो मेरी सिफत वो बयान करना चाह रहा था, उसकी दरपर्दा तलफ़ुज़ के भी पीछे जो उसका एक ईमान का दर्जा था, वो कितना ज़बरदस्त था। तो ये कुदरत का निज़ाम बड़ा दिलचस्प है कि जिसके अंदर कोई फ़र्द किस रिचुअल को पूरा करता है, किसी प्रोसेस से गुजरता है या नहीं गुजरता, लेकिन दरअसल देखी जाएगी उसकी नीयत। यानी हमने कुछ दिन पहले यहाँ बात की पावर ऑफ नीयत की। जी जी जी।
تو پاور آف نیت کیا ہے؟ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ زندگی میں جتنے بھی جہاں کام ہیں ان کے بارے میں ہمارا زیادہ نظریہ یہی ہوتا ہے کہ اس کام کرنے کا ہمارا ڈھنگ کیسا ہے. جی. لیکن اس ڈھنگ سے زیادہ جو چیز پے بیک کرتی ہے وہ ہماری نیت ہے کہ آپ نے اس بارے میں اپنی نیت اور ارادہ آپ کا کیا تھا. اسی لیے دنیا میں بھی اور روحانی دنیا میں بھی جیسے انما الاعمال بالنیات اللہ کے نزدیک بھی جو نیت ہے اس کا درجہ بہت ہی زیادہ ہے. سو نیت ہمیں دراصل اچھی اگر ہم رکھیں تو الفاظ کا لبادہ کچھ بھی ہو اصل چیز تو پھر وہی ہے. بالکل. ایسے ہی وہ جو صاحب بڑی نیک نیت کے ساتھ اپنی بیوی کو لے کے گئے ماہر نفسیات کے پاس. ہاں جی. تو ڈاکٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی کیسے آنا ہوا نا. جی. تو خاتون نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میرے شوہر لے کے آئے ہیں مجھے. جی. اور کوئی ذہنی مسئلہ ہی ہے تو لے کے آئی ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا تو کیا آپ کی مصروفیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس کچھ نہیں، شوہر ہے، اس کے ماں باپ ہیں، بچے ہیں، گھر کے کام کاج، یہ مصروفیت ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اچھا اور پھر کیا کرتی ہیں اس کے علاوہ؟ تو انہوں نے کہا لکھ لیتی ہوں تھوڑا بہتا. تو ماہر نفسیات نے کہا کہ اچھا لکھاری بھی ہیں آپ، یہ تو بڑا بہترین ہو گیا، کیا لکھتی ہیں آپ؟ تو اس پہ ان خاتون نے کہا کہ جیسے ابھی آپ کی میز پہ پانی کا گلاس رکھا ہے جو کہ آدھا بھرا ہوا اور آدھا خالی ہے، اور اس پہ ایک مکھی بار بار آ کے بیٹھ رہی ہے جسے آپ ہاتھ سے اڑاتے ہیں، اور پھر آپ نے اسے پی بھی دیا بغیر ڈھکے ہوئے پانی کو. تو ایسے ہی بس میں لکھ دوں گی کہ میں ایک ماہر نفسیات کے پاس گئی تو گلاس تھا جس پہ مکھی تھی اور انہوں نے بغیر کسی وجہ کے بس اسے پیا. اور پھر یا میں یہ بھی لکھ سکتی ہوں کہ جیسے میز پہ اشٹرے تھا جس میں آدھا بجھا ہوا سگریٹ اور کئی اور سگریٹ کے ٹکڑے تھے، تو میں گئی تو ماہر نفسیات کے پاس تھی، ڈاکٹر ہے وہ، ساتھ لکھتا بھی ہے، تو اس کو پتا ہوگا کہ دل کے امراض کیا ہوتے ہیں، سگریٹ کتنی نقصان دہ ہے. تو میں ایسی ہی بس چیزیں میں کچھ لکھتی ہوں. تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا بی بی آپ باہر جا کے اپنے شوہر کو بھیجیں اندر. تو جب شوہر آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے بھائی کہ خاتون کو سمجھنے کی کوشش کرو، خاتون بڑی سمجھدار ہیں اور بہت کمپیٹنٹ ہیں، رائٹر بھی ہیں، تو اس کو سمجھیں. تو کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی زندگی میں ایسا ہی پیش آتے ہیں واقعات. محسن صاحب بڑے ہی یہ آپ نے لطیف پیرائے میں جو بات کہی. اچھا خاص چیز یہ ہے کہ مسئلے کی جو نشاندہی کرنے والا ہے جی، جو کہ مسئلے کی زد میں ہوتا ہے. دیکھیں آگ جس تک پہنچی ہوگی وہی اسے بجھانے کی پہلی کوشش بھی کرے گا. جی. سو ہمارے پاس بھی جب لوگ آتے ہیں تو تکلیف کی پہلی آنچ جو جس کے اندر محسوس ہوتی ہے جی وہ والا کون ہوتا ہے؟ جو لاتا ہے ہاں، جو فیملی ہے. بالکل. دیکھیں جیسے جو ذہنی نفسیاتی بیماری یا نشے کی بیماری ہے یا نشہ ہے، یہ جو پیشنٹ ہے اس کے لیے یہ مشغلہ ہے. جی جی. اور فیملی کے لیے یہ مسئلہ ہے. جی. تو جس کے لیے مسئلہ ہے وہ اس کو پہچانے گا، جس کے لیے مشغلہ ہے وہ تو اس کے اندر کھویا ہوا ہے. ہاں obviously، بالکل. تو وہ تو وہ اس کا شغل ہے. لیکن جس کے لیے مسئلہ ہے وہ ہے جو اس کے ارد گرد دائیں بائیں آگے. اور پھر ایک اور چیز جیسے کہی جاتی ہے کہ یہ جو آگہی کا سراب ہے، کسی کو آگہی جب ملتی ہے تو یہ ہیلدی مائنڈ پرسن کی نشانی ہے کہ وہ اس واقفیت اور شعور کے درجے پر پہنچتا ہے کہ مسئلے کو پہچان پاتا ہے. ایک شعر بھی ہے نا، آگہی ایک عذاب ہے، جان جاتی ہے جان جانے سے. واہ واہ. اور وقفہ آتا ہے وقفہ لینے سے. لیتے ہیں ایک بریک، واپس آئیں گے تو آپ سے مزید بات چیت ہوگی. وہ شو جس کا آخری حصہ ہے اور یہ شو ہے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیوز سے، جہاں سے آپ دیکھتے ہیں یو آسک فار اٹ. آج سیٹرڈے کو شام 7 بجے ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ شو دیکھیے گا. ڈاکٹر صداقت علی جو 50 سال کا وسیع و عریض تجربہ رکھتے ہیں، مشاہدہ، علم اور نئے زاویہ ہائے نظر وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اور بات کو مشکل سے جو ہم سمجھنے کی عام طور پہ بہت ساری ایسی جہتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بات کو دل تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس بات کو اتنا آسان کر کے بتا دیتے ہیں کہ وہ بات نہ صرف سمجھ آ جاتی بلکہ یاد بھی رہ جاتی ہے. تو ہم سب ڈاکٹر صداقت علی سے بہت سیکھتے ہیں، اور آج کا جو شو یو آسک فار اٹ ہے شام 7 بجے
یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بڑا اہم ایک نظریہ پیش کرنے والا ہے. وہ نظریہ جو ہم سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ہم سب کو اس سے پالا پڑتا ضرور ہے. سو اس نظریے کو آپ نے جب سمجھ لینا ہے تو آپ کی زندگی میں بہت آسانی پیدا ہوگی. جہاں کالر سے بات کریں. جی سر. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں محسن صاحب؟ آپ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. کومل شیخ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کیسی ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. کومل صاحبہ آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اچھا میرے پاس کافی سارے سوال ہیں, اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو. بالکل ایسا لگا ہے کہ کومل اس پروگرام کی ہوسٹ ہیں اور ان کے پاس بہت سارے لوگوں نے سوال نوٹ کروائے ہیں. نہیں بہت سارے سوال میرے اپنے ہیں. ایکچولی مجھے سائیکالوجی کا نا بہت شوق ہے. کومل مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے تعارف میں یہ بتا سکوں کہ آپ خود ریڈیو پروگرامز کو ہوسٹ بھی کرتی رہی ہیں. جی بالکل, آپ بتا سکتے ہیں. اسی لیے میں نے بتا دیا نا. جی تھینک یو سو مچ محسن صاحب. اچھا مجھے سوال یہ کہ ایک تو آپ سب سے پہلے اپنے سارے پروگرامز میں یہ بات ضرور بتایا کریں لوگوں کو کہ سائیکالوجسٹ کے پاس کب اور کیوں جانا چاہیے. رائٹ میڈم. کیونکہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کے پاس کانسیپٹ یہ ہے کہ جب کوئی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یا تو وہ دماغی مریض ہے یا اس کو کوئی مسئلہ ہے. تو وہ ایک بہت زیادہ برا کانسیپٹ آتا ہے. جبکہ میں آپ کو خود بتا سکتی ہوں کہ اگر سائیکالوجسٹ کے پاس آپ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس واضح طور پہ کوئی مسئلہ ہے. اگر آپ کا کوئی دل ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اس کی مرہم پٹی خود کرتے ہیں. جبکہ آپ کی ٹانگ بازو ٹوٹتا ہے تو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہوں. دل کو آپ اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا سکیں. جبکہ آپ کو اتنا پتا ہے کہ اگر ہم ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو ڈاکٹر کے پاس فوراً پہنچیں گے, کیونکہ ہمیں فوراً مرہم پٹی چاہیے ورنہ ہڈی غلط جڑ جائے گی. جبکہ دل لے کے ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو بالکل بھی پرفیکٹ جگہ پہ جوڑ دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں جی دل ٹھیک ہو گیا, اور اس کے آپ کے سائیکولوجیکل افیکٹ الگ آتے ہیں. اور جبکہ آپ کا دل جو ہے وہ اگر غلط جڑ جائے تو آپ کی باقی باڈی پہ آپ کے ہارمونز جو ہیپی ہارمونز ہے وہ نہیں پروڈیوس ہوں گے, اور اس کے بعد آپ کی باڈی کے فنکشن جو ہے وہ آلریڈی ڈسٹرب ہو چکے ہوں گے کچھ عرصے کے بعد. میرے خیال میں کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں ٹانگ یا کوئی اور ہڈی ٹوٹ جائے. تو آپ کو یہ جو ہے نا کانسیپٹ دینا ضروری ہے. کانسیپٹ دینا ضروری ہے. کومل آپ اجازت دیں تو جہاں کو جواب دے ٹھہرائیں اس معاملے میں. نہیں جواب دے تو آپ دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو اپنے پروگرام میں یہ بات شامل کرنی چاہیے کہ آپ کے بڑے افسوس کی بات کے سامنے بیٹھی ہیں تو آپ کو یہ بات ضرور کہنی چاہیے. میں ان کو کومل میں ان سے پوچھ لوں نا کہ جہاں ویسے یہ بات بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, سائیکالوجسٹ کے پاس کیوں جانا ضروری ہے نا. جی یعنی یہ دیکھیں کہ یہ ایک میں آپ کو بتاؤں, ویسے میں نے اتفاق سے کومل شیخ کل ہی اس بارے میں نا میں سوچ رہا تھا, لیکن ہم چونکہ اس میں کافی ورائٹی ہوتی ہے پروگرام کی موضوعات میں, تو وہ بات میں کہنے کا موقع شاید یہی تھا آپ سے بات کرنے کے دوران کہ بہت سارے لوگ گھر پہ ان معاملات کو اس طرح سے ڈیل کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ معاملات کو چیزوں کو فکس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور جب گھر کا کوئی ایک فرد جس کو وہ بات سمجھانا چاہتے ہیں, جس کو کوئی پرابلم ہوتا ہے اور وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا, نہیں سن رہا ہوتا, تو وہ سوچتے ہیں کہ چونکہ ہم نہیں سنا پا رہے, ہماری بات ہی نہیں سمجھ رہا, تو پھر کوئی اور کیا اس سے سمجھائے گا, کوئی اور کیا اس سے سنائے گا. جی بالکل ایسا بھی ہے. جبکہ ایسا بھی ہوتا ہے سم ٹائم کہ وہ نئے لوگوں کو ایڈ کر لیتے ہیں, پھر وہ ملٹیپل لوگوں کے ہاتھوں بکڑا بنتا رہتا ہے, لیکن وہ سنتا پھر بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کو سمجھ لوگوں کی بات آ نہیں سکتی ہے. وہ پروفیشنل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کے ایموشنز ہٹ ہوتے ہیں نا, تو آپ جن لوگوں کو جانتے ہیں یا جو آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کی بات اکثر سمجھ نہیں آتی. ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے پہ ترس کھا رہے ہیں, تو وہ چیز جو ہے نا وہ اس طرح سے سمجھ نہیں آتی. کوئی باہر کا بندہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھایا, وہ بھی پروفیشنل ہو, جو آپ کو جانتا نہ ہو, تو تب انسان جو ہے وہ اپنی مرہم پٹی جو ہے وہ اچھے طریقے سے کروا سکتا ہے, خاص طور پہ دل کی. بالکل صحیح. اور ایک بات تو یہ تھی, اور دوسرا جو اہم ترین سوال ہے کہ گھر کی جو ماحول, جو جھگڑوں والا ماحول ہوتا ہے یا فیملی پریشر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جو ذہنی دباؤ آ جاتا ہے, تو اس کی سائیکو تھراپی کس طرح سے کی جائے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بچوں کے حوالے سے جو ہر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے کہ بچوں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ بچوں کو پکڑا دیا جاتا ہے, اور بچے بھی وہ جو 7-8 سال سے چھوٹے ہیں یا 10 سال تک کے بھی بچے ہیں, وہ اتنا موبائل فون یوز کرتے ہیں کہ وہ موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے.
مین ایشو یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر میں اپنے ارد گرد بہت سارے بچے دیکھے ہیں، کھانے کا نوالا ان کا اندر نہیں اترتا، جیسے موبائل آئے گا تو گلے سے نوالا اتاریں گے۔ میرا ریسنٹلی میرے بھتیجے کے ساتھ مجھے لاسٹ ویک گزارنے کا اتفاق ہوا، جس کے نتیجے میں نے یہ محسوس کیا کہ موبائل فون ہاتھ سے لیں تو وہ ایک دم سے پاگل ہو جائے گا، موبائل سامنے رکھیں گے تو ہی کھانا کھائے گا، حتیٰ کہ سنیکنگ کے لیے بھی موبائل ضروری ہے، سامنے کارٹون یا کوئی چیز لگی ہوگی تو ہی گلے سے کچھ اترے گا۔ اس چیز کا نہیں، ڈورے مون نہیں، وہ تو آج کل کچھ اور ہی چیزیں دیکھ رہا ہے، مطلب ہارر چیزیں اور یہ وہ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ موبائل سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ موبائل سے جان چھڑانے کے طریقے ہم جہارہ سے جانتے ہیں، جو کہ شو کے اس آخری حصے میں آپ کے ان سوالات پر روشنی ڈالیں گی۔ اور کومل شیخ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی تیاری کے ساتھ بات کی ہے اور اتنی دلچسپی کے ساتھ آپ نے بات کی، اور آپ اتنا ہمارے شوز کو دیکھتی پسند کرتی ہیں، اس کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ بہت زبردست اپنا فیڈ بیک بھی دیتی رہتی ہیں، تو اپنے کامنٹس کے ساتھ بھی آپ ہماری پوسٹس پہ اگر ایک زحمت کیا کریں کہ جس موضوع پر بات ہو رہی ہے اس پہ اگر آپ ایک اچھا سا، جتنا اچھا آپ بولتی ہیں تو آپ وہی بات لکھ دیں، تو اس سے نا لوگوں کو مدد یہ ملتی ہے، سوچنے کی ڈائریکشن ملتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، تو میں نے کمنٹ کیا تھا، پہلے والا سوال جو ہے وہ سائیکولوجسٹ کے حوالے سے، وہ میں نے کوسچن بھی آپ کو کیا تھا، میرا خیال تھا آپ میرے انٹر ہونے سے پہلے آپ اس کو ڈسکس کر لیں گے، لیکن آپ نے وہ سوال ڈسکس نہیں کیا۔ مس جہارہ اس کے لیے معذرت چاہتی ہیں؟ I'm really sorry. میں بہت معذرت چاہتی ہوں آپ سے، محسن صاحب کو جو مزے آ رہے ہیں نا آج کل۔ جی، جہاں کہہ رہی ہے کہ یہ کنزیکٹیو تیسری معذرت ہے۔ نہیں، آپ وہ پہلی میں روشنی آپ ایکچولی بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ یہ سوال کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ملے اس چیز کی، اور آپ چونکہ سائیکالوجی کی فیلڈ سے ہیں تو آپ کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس سے آپ کے کسٹمرز میں بھی ویسے اضافہ ہوگا بائی دی وے۔ اچھا، ہمارے ریونیو کی بھی پوری فکر رکھتی ہیں کومل سے۔ یہ بات مجھے بہت اچھی لگی ہے مس کومل کی۔ صحت کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے، میں ایز اے پبلک بھی لوگوں کی، یعنی کہ کہہ لیں ان کی ہیلپ کرنا چاہ رہی ہوں، یا ان کو تھوڑی فیور دینا چاہ رہی ہوں کہ وہ بھی اس طرح اپنے آپ کو فٹ رکھیں۔ صرف آپ کے لیے فزیشین یا MBBS ڈاکٹر ہی ضروری نہیں ہوتا، سم ٹائم آپ کے لیے سائیکالوجسٹ بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس میں بالکل بھی وہ ہیزیٹیشن فیل نہیں کرنی چاہیے۔ اب تو کافی جو ہے نا ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے، دنیا میں کافی ترقی ہو گئی، لوگ اس چیز کو نیسسری رکھتے ہیں اپنی لائف میں کہ کچھ ایموشنلی یا مینٹلی کہیں ڈسٹربنس آ رہی ہے تو اپنے آپ کو کلیئر کر لیں۔ کوچ، ہاں کانسیپٹ ہے کوچ کا، کافی کوچ، تھراپسٹ۔ سائیکالوجسٹ میں نے ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھی ہے، لیکن میں سائیکالوجسٹ کو سن کے اور سوشل میڈیا سے ان کی پوسٹ اور ان کی ویڈیوز دیکھ کے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مطلب یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ انسان کو سیکھنا چاہیے اور ہیلپ لینی چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا کومل، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی، اور انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ کے کامنٹس کی روشنی میں، آپ کی بات کی روشنی میں ہم ایسی بات کریں کہ جس سے باقی لوگوں کو بھی ضرور فائدہ ہو، بلکہ اس میں آپ بھی اپنا انپٹ ضرور پھر دیجیے گا لکھ کر یا جیسے بھی، تو انشاءاللہ دوبارہ بھی بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ اچھا، کیا خیال ہے کہ ہم اس موضوع پر اگر اگلے شو کے آغاز پر، میرا خیال ہے کہ انہوں نے جتنی خوبصورتی سے کافی مسائل پہ بات انہوں نے مطلب اس طرف توجہ بھی دلائی ہے محسن صاحب، اور آپ نے یہ نوٹس کیا کہ وہ کتنا اہم اس بات کو جس پہ انہوں نے سب سے زیادہ زور دیا وہ یہ ہے کہ ایک سائیکالوجسٹ سے رابطہ کتنا ضروری ہے۔ بالکل۔ اچھا، وہ خود بتا رہی ہیں وہ سائیکالوجسٹ نہیں ہے، یعنی وہ جس چیز کو اتنا اچھا ویڈیو، وہ کہہ رہی ہیں کہ ویڈیوز دیکھ کے اور ان موضوعات پر باتیں سن کے، دیکھ کے، آبزرو کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ ایک سائیکالوجسٹ کا زندگی میں ہونا کتنا ضروری ہے۔ بالکل۔ تو ہم کتنے بلیسڈ ہیں کہ ہم ایک ایسے ادارے میں جہاں ہمارے دائیں بائیں سارے ہی مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز، تو میں تو یہاں ولنگ ویز کا جو ماحول دیکھتا ہوں جہاں اس میں ہم سارا دن اپنے کام کے ساتھ بڑے مزے سے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، کلائنٹس کے ساتھ سیشنز بھی، جس کی تیاری کی میٹنگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں یہ کام بڑا ایک مشغلہ سا لگتا ہے، یعنی اس میں قطعی طور پہ کوئی بوریت کا پہلو نہیں ہوتا، بلکہ ایک انٹرٹیننگ، یوں کہ یہ جو تراش خراش
सोचों की करने का काम है ना, जी, ये जी। हमारे अपने अंदर भी तो क्लैरिटी पैदा करता है ना, निखार पैदा करता है। जैसे अभी हमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की शुरू में बात की, जी 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 बिल्कुल। तो आप देखें कि अगर हमारे मौज़ूआत रोज़ाना ही सोचों को, नज़रियात को परखने के हैं, तो इससे कितना रोशनी मिल रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ये मोहसिन साहब के रोज़ाना के बुनियाद पे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल रहा होता है। इसी तरह हमारे देखने वाले, मतलब जब कोई क्वेश्चन करता है तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि इसका मतलब है कि वो कुछ सीखना चाह रहा है, समझना चाह रहा है जी। और उसी के तवस्सुत से फिर जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो मिस कोमल को मेरा ख्याल है कि जो हमारा कमिंग सैटरडे को शो हो उसके आगाज़ में ही हम इन तमाम सवालात को एड्रेस करें जिस पे उन्होंने अभी रोशनी डाली। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इन सवालात को और उन सारे सवालात को खुशामदीद कहेंगे जो आपकी तरफ से हमें मिलेंगे। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी अगले सैटरडे को इसी शो पर, और ये शो है लेट्स टॉक विद विलिंग वेज, मोहसिन नवाज़ और जहारा के साथ आप देखते हैं, और यू आस्क फॉर इट आप हर शाम देखते हैं 7 बजे इन्हीं फॉरम्स पे। आज का शो डॉक्टर सदाकत अली के साथ देखिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपके लिए खैर और सलामती की सारी दुआएं, आप रहें खुश और आपके सारे प्यारे रिश्ते आपके लिए खुशियों और इत्मीनान का सामान पैदा करते रहें, सेहत के साथ रहें। ये दुआएं आपकी और अपनी दुआओं में आपके लिए और आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।